जय हिंद साथियों। दोस्तों अभी हम देखेंगे इस वीडियो में, यानी दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों, या रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। कहता है समबाहु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज आप बना लीजिए। से एक समबाहु त्रिभुज है तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लिए हैं। ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है भाई। उसके बाद हमको ये कहता है ओ, और ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। यानी इसके ऊपर दोस्तों एक वृत्त बना हुआ है। यानी समबाहु त्रिभुज के ऊपर से एक वृत्त बना हुआ है। दोस्तों वृत्त बना दिए। उसके बाद कहता है इसका केंद्र है बीच में। तो केंद्र होता है बीच में, नहीं ये केंद्र है। उसके बाद कहता है से यदि त्रिभुज की भुजा 6 है, ये भी भुजा 6, ये भी 6, ये भी 6। क्यों? क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो हमसे पूछ रहा है एंगल बी ओ सी, बी ओ अस्सी। दोस्तों बी ओ सी हमसे दोस्तों इस कोण का मान पूछ रहा है। इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है, क्या होगा? सवाल ये कह रहा है से ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज बना दिए, सभी भुजा बराबर होता है। उसके बाद कहता ओ इसके केंद्र है, तो केंद्र में है कर दिए परिकेंद्र। तो ऊपर से एक वृत्त बना दिए हैं, वो केंद्र में है। तो कहता इसकी भुजा 6 है, तो 6 सेंटीमीटर कर दिए। बी ओ सी, बी ओ सी दोस्तों बी ओ सी कहता है इसका यानी केंद्र बी ओ सी, यानी ये कोना क्या होगा हमसे दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में होना चाहिए, क्या ये जानना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता है भाई समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर। यानी भाई कहने का मतलब 6 है, तो इसका सभी कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री का। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और प्रत्येक भुजा भी बराबर 6 है। तो दोस्तों तो इसका प्रत्येक भुजा भी बराबर, इसका प्रत्येक कोण बराबर होता है भाई। तो देखिए भाई इसका तब ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा भाई तो 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री कर दिए भाई। एक बात बोलते हैं भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब इस कोण के दुगुना होता है केंद्र वाला कोण। इस कोण के दुगुना कोण केंद्र में, ये दुगुना होगा, यही दुगुना, ये दुगुना होगा भाई 60 × 120, 60 × 120। ये होगा दुगुना, केंद्र होता है दुगुना, इसका ऊपर वाला के दुगुना, ये ई दुगुना होगा। तो भाई इसका आंसर 120 मार दिए। तो देखिए भाई इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी दोस्तों। सही दोस्तों। देखिए भाई कहता है चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे में एक परिवार अपना खर्च पूर्वता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए? देखिए भाई सवाल में यहाँ पर बोला है वृद्धि, यहाँ बोला है कमी, यहाँ बोला है वृद्धि, यहाँ बोलता है कमी। तो देखिए भाई 25% वृद्धि बोला है तो 25 लिखिए, वृद्धि बोला है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125 हो गया। देखिए भाई यदि यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ बोलता 20% वृद्धि तो 20 लिखते, 20% यहाँ मान लीजिए यहाँ होता 20% वृद्धि तो 20 लिखते भाई, और वृद्धि में 120 यानी 100 में जोड़ करके नीचा में 25% वृद्धि तो 25/125। अगर मान लीजिए 20% वृद्धि होता तो 20/120। दोस्तों और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से भाई ये सवाल हम अपने मन से लिए हैं। तो भाई ये देखिए 25 पंचे और 20 पंचे, तो भाई इसका आंसर कितना होगा? 20%। दोस्तों इसका सही आंसर निकल गया। उसके बाद देखिए भाई अगर इसका आंसर क्या निकला, 0 0 काटे, 2 × 6 = 12, यानी दोस्तों 50 दूना और 3 दूना यानी 16 तिया भाई करने मतलब 50/3% निकला। समझे भाई इसका? उसी प्रकार से भाई 1 मिनट, ये इसका आंसर तो ये निकल गया। रुकिए भाई और सवाल बताते इसी पर हम।
देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ होता कमी, यहाँ होता कमी, अगर 25% कमी होता, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 25% कमी, तो 25 लिखते। कमी अगर बोलता, अगर सवाल में बोलता, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, यानी 75 गुना के 100, 25 तिया 75, यानी 100/3। दोस्तों इसको भाग देंगे तो 33 तिया 99। देखिए भाई, इसका आंसर ये निकल चुका है। उसके बाद चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। भाई जो ये सवाल लिए हम अपने मन से लिए हैं, सपोज दैट यहाँ कमी रहेगा तो ऐसा करेंगे। सवाल यहाँ पर ऐसा, यहाँ कमी यहाँ वृद्धि उल्टा होता है, यहाँ वृद्धि है तो यहाँ कमी, अगर यहाँ कमी होगा तो यहाँ वृद्धि होता है, उल्टा होता है। समझे भाई? चलिए अगले सवाल पर। देखिए भाई, ये सवाल दिया गया, कहता है एम का मान क्या होगा, यानी एम का मान क्या होगा। देखिए भाई, हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया, यानी 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 9 को आप लिख सकते हैं, और 2m, यानी दोस्तों 2m, m पहले से था, 9 को हो गया। उसके बाद देखिए भाई 3 के पावर 5 लिखे, ठीक है। उसके बाद भाई देखिए 3 का क्यूब है 27, तो 3 का क्यूब और 3, कहने का मतलब भाई 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया। 3 तिया 9 27, भाई कहने का मतलब 3 × 3 × 3 9 27। आप इसको 27 को से लिख सकते हैं। आप पहले से एगो है, पहले से पावर है, यानी क्यूब है, 3 है, 3 तिया 9। तो कहने का मतलब भाई इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 9 इसको, ठीक है। उसी तरह से भाई नीचे में, यानी कहने का मतलब 3 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको भाई। कहने का मतलब 3 तो ये रहने दीजिए, 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। अब पहले से ये 4 एगो है, समझे भाई, तो बराबर 3 के पावर 9 दिया गया है। तो कहने का मतलब भाई इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए। तो यानी जब नीचे माना, नीचे नीचे, यानी बेस समान है, निचला निचला, 3 3 3, तो कपार जोड़िए, तो 9 5 14, 9 5 14। कहने का मतलब भाई 3 के पावर 9 5 14, यानी कपार जोड़ दिए। उसके बाद भाई देखिए, यानी 4 चौके 16, 1 17, 4 चौके 4 गुना 4 16, 16 1 कपार, ये 17 हो गया। तो देखिए भाई का मतलब 17 हुआ, तो 3 के पावर आप इसको 17 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर यहाँ 9 है तो 9 लिखिए। देखिए भाई, नीचा नीचा अगर समान है तो कपार यानी पावर घटेगा, पावर घटेगा, इसका पावर जो है इसका पावर घट जाएगा भाई। समझे भाई? तो इसका पावर घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए भाई, एक मिनट, थोड़ा सा हम और इधर कर लेते हैं। हाँ, चलिए देखिए, कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2m, हाँ 2m, और प्लस का 14, और माइनस का 17, माइनस का 17। यहाँ भी 3 भाई, यहाँ भी 3 की पावर 9, नीचा नीचा समान तो कपार बराबर हो जाएगा, यानी बेस समान तो पावर बराबर, 2m बराबर ये माइनस का 3 होगा। क्यों? क्योंकि 14 है प्लस में, 17 है माइनस में, दोस्तों कट जाएगा, तो यानी माइनस का 3 बराबर 9, पावर बराबर हो गया। कहने का मतलब भाई 2m बराबर माइनस में से प्लस में 9 3 12 हो गया। 9 3 कितना हो गया भाई? 12 हो गया। तो 2 छक के कितना हो गया? 12। m का मान भाई 6 निकल गया। m का मान कितना निकला भाई? 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई इसमें, यानी m का मान क्या होगा? तो आप बोलिएगा 6, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। समझे भाई? यहाँ देखिए भाई, कहता है पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है। दोस्तों एक वृत्त बनाइए आप पहले, तो वृत्त बना दिए, इसका एक व्यास खींचिए। दोस्तों हम व्यास खींच दिए पी क्यू, तो पी क्यू बीच में केंद्र है भाई, समझे? तो पी क्यू व्यास बना दिए हैं भाई। उसके बाद क्या आता है, जिसका केंद्र ओ है, तो भाई केंद्र ओ है, यहाँ पर केंद्र होता है बीच में। दोस्तों ओ दीजिए केंद्र। यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, बिंदु पर एक कहते हैं वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, तो आर कर दिए भाई। तो आर पी ओ का मान 42 डिग्री, आर आर पी ओ, आर भाई आर पी ओ, कहने का मतलब भाई इसका मान हमको दिया गया है, इसका मान दिया गया है कितना? 42 डिग्री। इसका मान दिया गया है भाई हमको 42 डिग्री।
ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है आर क्यू पी, आर क्यू पी। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कहने का मतलब आर क्यू पी हमको ई इस एंगल का मान पूछ रहा है, इस एंगल का मान, एंगल का मान क्या होगा भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई, देखिए ये हुआ अर्ध वृत्त। अगर मान लीजिए इसको भाई हम ढक लेंगे, इधर बन गया अर्ध वृत्त, ऊपर में क्या बन गया अर्ध वृत्त। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ अर्ध वृत्त पर बने कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है भाई। ये अर्ध वृत्त पर बने कोण एक तरह का परिधि पर, अर्ध वृत्त पर, अर्ध वृत्त से भाई परिधि पर बनने जो कोण होता है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री ये हुआ, ये 42, तो ये कितना डिग्री होगा भाई। तो यानी कहने का मतलब भाई त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, ये अकेला 90 है, ये है 42 डिग्री। तो भाई 90 42 है, ये 90, तो ये दोनों भी मिलकर 90 होना चाहिए, तब ले 180। अरे भाई 90 प्लस 90, हाँ 180 डिग्री का कोण होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण। तो भाई ये अकेला 90 है, तो ये भी 42 है, तो ये कितना देंगे। तो भाई 90 में से डिग्री, 90 में से 42 घटा दीजिए, 90 में से 42 घटाइएगा तो 8, 8 में से 4 गया तो 4, यानी 48 डिग्री दोस्तों इसका सही आंसर निकलेगा। दोस्तों यानी इसका आंसर कितना निकलेगा, 48 डिग्री दोस्तों, यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर निकल गया।